इंसुलिन। मैं प्रीति धनखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डीएवी गर्ल्स कॉलेज कोसली, आज आपको इंसुलिन के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे जो पेनक्रियास है वहाँ से निकलता है, स्रावित होता है, और जो हमारा शुगर का लेवल है हमारे रक्त में, उसका ये नियंत्रण करने का कार्य करता है। अब जो इंसुलिन हार्मोन है, इसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अब आप प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अग्नाशय क्या है, तो इंग्लिश में हम अग्नाशय को पेनक्रियास बोलते हैं, और ये हमारी पाचन प्रणाली का एक अति महत्वपूर्ण अंग है। अब जो हमारा अग्नाशय है, इससे अग्नाशय रस स्रावित होता है, और जो ये अग्नाशय रस है, ये जो पेनक्रिएटिक डक्ट है या जो अग्नाशय नलिका है उससे होता हुआ, और जो हमारी छोटी आंत का सबसे ऊपरी सिरा होता है सी आकार का, जिसको हम ड्योडिनम बोलते हैं, उसमें जाके खुलता है, और हमारे प्रोटीन के, वसा के व कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसकी लोकेशन ये तो आप सभी को पता ही है कि पाचन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, यानी कि हमारी उदर गुहा है, ये उसी में ही अवस्थित पाया जाता है, और इसके चारों तरफ जो हमारी आंतें होती हैं वो इसके चारों तरफ अवस्थित होती है। अब ये इल्यूस्ट्रेशंस हमने स्पेशली डाली हैं आपको अग्नाशय की जो पोजीशन है, जो इसका स्थान है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में, उसे अवगत कराने के लिए। तो इस ब्लू डायग्राम में आप देख रहे हैं अग्नाशय की पोजीशन। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ के जो हमारे फेफड़े वाले हिस्सा है, उसके भी कहीं ना कहीं ये सेंटर में है, और इसके चारों तरफ आपको आंतों का जो गुच्छा है वो भी नजर आ रहा है। तो जो हमारा अग्नाशय है, या जिसे आप क्लोम कहते हैं, जिसे आप पेनक्रियास कहते हैं, ये हमारी उदर गुहा में आंतों से घिरा हुआ होता है। अब यहाँ पे दूसरी इल्यूस्ट्रेशंस में आप फिर से देखिए, ये जो ये येलो कलर का हमारा पेनक्रियास है, और इसके एक तरफ ये लीवर है। लीवर जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जो लीवर है हमारी, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, और जो हमारा पेनक्रियास है, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि का कार्य करता है। इसके अलावा जो स्प्लीन है, प्लीहा, ये भी पास में है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो एक कट है, ये जो हमारी भोजन नली है, इसोफेगस है, ये इसका दिखाया गया है, और नीचे जो हमारे ड्योडिनम है, छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी सिरा है, तो ये सिरा भी दिखाया गया है, और इसी ड्योडिनम के सिरे के अंदर जो हमारी पेनक्रियास है, ये अपनी पेनक्रिएटिक डक्ट के माध्यम से जो इसका अग्नाशय रस है उसको स्रावित करती है। अब जहाँ पे पेनक्रियास का नाम आता है, इंसुलिन का नाम आता है, तो वहाँ पे एक मुख्य घटक के रूप में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनको भी हम भूल नहीं सकते। अब जो ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, ये सबसे पहले इनकी लोकेशन अग्नाशय में पाई जाती हैं, और ये कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि रक्त वाहिकाओं के जाल के द्वारा घिरी हुई होती हैं हमारे अग्नाशय के अंदर। अब फिर से यहाँ पे एक बार हमने बताने की कोशिश करी है लैंगरहैंस की दीपिकाओं की पोजीशन बताने के बाद, कि जो अग्नाशय या क्लोम है एक ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। अब किस प्रकार से कार्य करती है? बाह्यस्रावी के तौर पे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ये अपने अग्नाशय रस को
जो पेनक्रिएटिक डक्ट है या जो अग्नाशय नलिका है उसके माध्यम से ड्यूओडेनम में डालती है। तो यहाँ ये बाह्यस्रावी के तौर पे कार्य करती है। जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं उनकी पहचान होती है कि ये अपने स्रावी पदार्थ को या जो भी इनसे सीक्रेट होता है अपने सिक्रेशन को ये जो लक्ष्य स्थान है वहां तक कैसे पहुंचाती है? एक नलिका के माध्यम से, एक ट्यूब के माध्यम से पहुंचाती हैं, एक डक्ट के माध्यम से पहुंचाती हैं। तो जैसे कि जो हमारी लीवर है ये भी एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है और यहाँ पे जब अग्नाशय रस को डालने का काम करती है तो इस समय हमारा जो क्लोम है या हमारी जो पेनक्रियाज है ये एक बाह्यस्रावी ग्रंथि के तौर पे कार्य करती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पे कैसे कार्य करेगी? तो जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि हमने लिखा है 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अगली स्लाइड में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो उनसे जो हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोन्स को ये सीधा रक्त के अंदर डालती है। तो जब भी कोई ग्रंथि अपने सिक्रेशन को, अपने स्राव को सीधा रक्त में डालती है और रक्त उसे लक्ष्य स्थान पर पहुंचाया जाता है तो इस समय वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। तो इस प्रकार जो हमारे ये पेनक्रियाज है ये अपने जो इंसुलिन है या ग्लूकेगॉन है इन हार्मोन्स को जब सीधा रक्त में डालेगी तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पे कार्य करती है। तो अब हम चलेंगे अपनी अगली स्लाइड पे जिसमें हम डिस्कस करेंगे लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब यहाँ पे आपके सामने है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो अल्फा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगॉन हार्मोन का निर्माण करती हैं। बीटा कोशिकाएं ये इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती हैं। डेल्टा कोशिकाएं ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती हैं। अब जो ग्लूकेगॉन व इंसुलिन हार्मोन है ये दोनों ही कार्बोज के यानी कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का कार्य करते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत क्रिया करते हैं। अब एक दूसरे के विपरीत कैसे क्रिया करेंगे? अब जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करेगा? आवश्यकता से अधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अब आप सभी को पता है कि पाचन के पश्चात जो हमारी पॉलीसैकेराइड है वो डाइसैकेराइड में परावर्तित होते हुए और फिर वो मोनोसैकेराइड में परावर्तित हो जाती है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो स्टार्च है या फिर जो भी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो लास्ट में कौन से मोनोसैकेराइड में परावर्तित होता है? वो ग्लूकोज के अंदर परावर्तित हो जाता है। अब जो ये ग्लूकोज है, अब ये सबसे जो अंतिम आप कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट है जो हमारे रक्त के अंदर उपस्थित होता है। खाना खाने के बाद सारा कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में परावर्तित होता है। अब जो इंसुलिन है ये क्या करेगा? आवश्यकता से अधिक मात्रा के ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में परावर्तित करने का कार्य करेगा। अब ग्लूकेगॉन क्या करेगा? इसके ऑपोजिट में काम करेगा। ये जो ग्लाइकोजन के रूप में जो हमारा ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर होता है तो उस ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में दोबारा परावर्तित करने का कार्य करता है। अब यहाँ पे हमने ग्लूकेगॉन को फिर से थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था ग्लूकेगॉन क्या करता है, ये लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का कार्य करता है। तो मधुमेह की बीमारी का एक ये भी कारण हो सकता है ग्लूकेगॉन का ज्यादा एक्टिव होना या फिर इंसुलिन का कम मात्रा में एक्टिव होना या इनएक्टिव होना। ये यकृत में उपस्थित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अब यह वसा व प्रोटीन को भी ग्लूकोज में परावर्तित कर देते हैं। अब तीसरा जो हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, व्रत उपवास या भोजन ग्रहण जब कम करने की हमारी परिस्थितियां होती हैं, इसमें ये जो हार्मोन है ग्लूकेगॉन ये प्रोटीन व वसा को तोड़कर ग्लूकोज का निर्माण करने का भी कार्य करता है। अब जो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंसुलिन कहीं ना कहीं इसके ऑपोजिट कार्य करता है।
अब जैसे ग्लाइकोजन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है, तो इंसुलिन इस मात्रा को घटाने का कार्य करता है और इसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। अब रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर है ये हमारा 45 से और 95 मिलीग्राम तक होना चाहिए पर 100 ml। अब यह आवश्यकता से अधिक अगर इसमें ग्लूकोज है तो उसको इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। अब जैसे ग्लूकागोन का एक कार्य था कि प्रोटीन और वसा को ये ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, तो यहाँ पे इंसुलिन उस प्रक्रिया को रोकने का काम करता है, यानी कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की है, यानी कि जो प्रोटीन और वसा के द्वारा जो ग्लूकोज उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसको ये रोकने का कार्य करता है। अब यह कीटोन बॉडीज के निर्माण को भी रोकता है। अब जब प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज का निर्माण होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा, तो इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। तो जो ग्लूकागोन है ये इन कीटोन बॉडीज के निर्माण को बढ़ाता है, जबकि जो इंसुलिन है ये इसके विरुद्ध कार्य करता है और उनको रोकने का काम करता है। अब यहाँ इस इलिस्ट्रेशन में थोड़ा सा हमने इंसुलिन को लेके फिर से एक बार पेनक्रियास की जो पिक है वो आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप स्टमक देखेंगे, स्टमक जो हमारा ड्योडेनम में जाके खुलता है, यानी कि पाचन के बाद जब भोजन नली से स्टमक में हमारा खाना जाता है वो हमारी छोटी आंत में जाता है, और वही फिर छोटी आंत में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पेनक्रियास की पेनक्रिएटिक डक्ट है ये ब्लू साइन के साथ इसमें खुल रही है। अब आप देखिए कि जो ये हमारा पेनक्रियास है इसके अंदर ये कई सारे समूह से हैं, ये ब्लू कलर की जो दिखा रखी है ना छोटे छोटे प्रिंट्स में, तो ये हमारी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं या स्लिट्स ऑफ लैंगरहैंस भी आप इनको कह सकते हैं। अब इन्हीं में ही कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारे इंसुलिन नाम के हार्मोन का निर्माण करती हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये डक्ट भी दिखा रखी है, जो ये पेनक्रिएटिक डक्ट, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पेनक्रियाज है इस डक्ट से होता हुआ ये अग्नाशय रस को इसमें ड्योडेनम में डालने का कार्य करता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि के तौर पे यहाँ पे काम करता है। अब हम अध्ययन करेंगे कि इंसुलिन की कमी से क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और अल्टीमेटली जब ग्लूकोज में बढ़ेगी तो मूत्र में भी बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारा रक्त है ये हमारे गुर्दों से छनता है और इस फिल्ट्रेशन के बाद ये तो बॉडी में दोबारा सप्लाई हो जाता है, और जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में चाहे ग्लूकोज है, चाहे सोडियम है, पोटेशियम है, चाहे वो जल की अतिरिक्त मात्रा है, ये गुर्दों से होती हुई और हमारे यूरेथ्रा के थ्रू और हमारे ब्लैडर से होती हुई ये शरीर से निष्कासित कर दी जाती है। तो इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और मूत्र में भी ग्लूकोज का जो उत्सर्जन है ये बढ़ने लगता है। इस स्थिति को मधुमेह, डायबिटीज या चीनिया पेशाब कहा जाता है। मूत्र में ग्लूकोज या कीटोन्स की मात्रा बढ़ने से धीरे धीरे कार्य जो गुर्दे हैं वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। अब वही कि हर किसी की कार्य करने की सीमा होती है, जब आप उस पर ज्यादा कार्य लाद देंगे तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके क्षीणता की तरफ अग्रसर होने लगता है। तो यही हमारे गुर्दों के साथ होता है। तो यहाँ पे हमने इंसुलिन की मधुमेह के बारे में डिस्कस किया। अब जो मधुमेह है इसकी एक मोटी सी पहचान और भी होती है, जब हम यूरिन पास करें और जब उसके ऊपर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं तो ये भी एक सूचक होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो यूरिन है उसमें चीनी की या शुगर की मात्रा ज़्यादा है। तो एक इस तरीके से आप एक हल्की सी पहचान कर सकते हैं इस बीमारी की। अब है इंसुलिन की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है।
इंसुलिन की अधिकता से आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में परावर्तित कर दिया जाता है और हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर गिर जाता है। अब रोगी व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इससे रोगी को बार बार प्यास व भूख लगती है और वह चिड़चिड़ा हो जाता है। अब नॉर्मल कंडीशंस में तो ये इंसुलिन की अधिकता इतनी नहीं देखने में आती। यहाँ पे कब प्रॉब्लम आती है, जब डायबिटीज के जो मरीज हैं वो जब इंजेक्शन्स लेते हैं तो कई बार इंजेक्शन लेने के या फिर खाली पेट इंजेक्शन ले लिया तो उससे क्या है, एकदम से जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो इनका नीचे चला जाता है। और ऐसे में ये जो लक्षण है हाइपोग्लाइसीमिया के या जो ये रिलेटेड ये सब इसमें दे रखा है, तो ये व्यक्ति के ऊपर हावी होने लगते हैं। तो जो इंसुलिन है वही ये इनके इंजेक्शन्स वगैरह यूं ही की लेने की और काफ़ी देर तक फिर व्यक्ति खाली पेट रहे, इस प्रकार से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इससे जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज है जो भी हमारे खाना खाने से जो पहले का जो ग्लूकोज है ना रक्त में, वो भी आपका ग्लाइकोजन में परावर्तित हो जाएगा। और आपको तो पता है कि ग्लूकोज का क्या कार्य है। जो ग्लूकोज है वो हमारे रक्त के द्वारा हमारी कोशिकाओं तक सप्लाई होता है। और जब इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन गैस ये ऑक्सीजन भी मिलती है साथ में, तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा ये ऊर्जा का उत्पादन करता है और इसी ऊर्जा से हमारे विभिन्न अंग कार्य करते हैं, हमारी विभिन्न कोशिकाएं, हमारे विभिन्न ऊतक ये सब कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अग्नाशय का आज का विषय इंसुलिन से रिलेटेड था, हमने ये समाप्त किया। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है हमारा, अग्नाशय किसे कहते हैं। तो अग्नाशय आप सभी को पता है, अग्नाशय एक अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो कि हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित होती है और अग्नाशय रस का स्रवण करती है और ये इंसुलिन ग्लूकेगोन हार्मोन्स का भी निर्माण करती है। वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी के तौर पे कार्य करती है। तो नो डाउट दैट इज पेनक्रियास। रक्त में इंसुलिन की सामान्य मात्रा बताएं। तो ये सब हम आप स्लाइड देखेंगे, हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब इंसुलिन क्या कार्य करता है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परावर्तित करने का कार्य करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के बारे में भी अभी हमने डिस्कस किया था कि जब प्रोटीन व वसा से ग्लूकोज के निर्माण का कार्य होता है तो इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और इस प्रक्रिया से कीटोन बॉडीज की जो प्रोडक्शन है हमारे शरीर में वो बढ़ जाता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, जब इंसुलिन की कमी होगी तो जो हमारे शरीर का ग्लूकोज है हम उसे ग्लाइकोजन में परावर्तित नहीं कर पाएंगे और जब वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परावर्तित नहीं होगा तो रक्त में इसकी मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। इंसुलिन की अधिकता का प्रभाव बताइए। जब इंसुलिन की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हमारे जो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। अब कैसे हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन का क्या काम है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परावर्तित करेगा। अब जब ये अधिक ग्लूकोज को परावर्तित कर देगा तो अल्टीमेटली रक्त में इसकी मात्रा कम हो जाती है। अब इससे संबंधित लक्षण हमने पीछे की स्लाइड में डिस्कस किए थे। ग्लूकेगोन किसे कहते हैं। तो ग्लूकेगोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह ग्लूकेगोन इंसुलिन के ओपोजिशन में कार्य करता है और यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परावर्तित करने का कार्य करता है। तो ये हमारे इस स्लाइड में कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो जिस भी प्रकार से पूछे गए हैं। एक अगर लाइन में या 2 लाइनों में आपको इसका आंसर देना है या 4-5 लाइनों तक भी आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस।
अब ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब इसमें वही सबसे पहले तो पेनक्रियास की विस्तृत व्याख्या करें। अभी जहाँ पे विस्तृत डिटेल्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं वहाँ पे अल्टीमेटली आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो उससे संबंधित सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ती हैं। तो इसमें पहले आप बताएंगे कि पेनक्रियास क्या है। एक अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी ग्रंथि है, और ये सिर्फ केवल यही ऐसी ग्रंथि है जो कि दोनों प्रकार के कार्य करती है। अब जो ये पेनक्रियास है, फिर आप बताएं कि हमारे पाचन तंत्र का ये मुख्य अंग है। फिर आप बताएं कि अंतःस्रावी के तौर पे कैसे करती है, जब इंसुलिन या ग्लूकेगॉन का स्रवण करके रक्त में उसको डालती है, और बाह्यस्रावी के तौर पे कैसे करती है, जब ये अपने अग्नाशय रस को सीधा ड्यूडेनम में डालती है। और आप और डिटेल में अग्नाशय रस जो हमारे वसा का पाचन करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और हमारे प्रोटीन का पाचन करता है। तो जो अग्नाशय रस में संबंधित एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, आप पाचन तंत्र में हम लोग इसकी विस्तृत रूप से इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, कौन से वहाँ पे ये एंजाइम्स होते हैं, तो उनको भी बता के आप थोड़ा सा इसका डिटेल में व्याख्या कर सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि जो पेनक्रियास है, अग्नाशय है, इसके अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, जो कि अल्फा बीटा और गामा, जो भी हमने ये आई थिंक अल्फा बीटा डेल्टा ये कोशिकाएं हैं, और आप इनको थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इंसुलिन के कार्य बताएं। तो भाई जो इंसुलिन है, इसके कार्य हम बहुत ही विस्तृत रूप से इनका विवरण पहले भी कर चुके हैं कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है, यानी कि हमारे रक्त में ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब इससे संबंधित ग्लूकोज की कमी से फिर क्या लक्षण हो जाते हैं, है ना। ग्लूकोज की कमी से जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, ऊर्जा का हमारे शरीर में उत्पादन घट जाएगा, और इसकी अधिकता से भी नुकसान है, इसकी कमी से भी नुकसान है। तो वो सारे के सारे लक्षण आप इसमें बता सकते हैं, और आप इसके ओपोजिशन में जो कार्य करता है ग्लूकेगॉन, उसके बारे में बता सकते हैं। आप बताएं कि इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पे होता है, अग्नाशय में, और आप अग्नाशय को भी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इंसुलिन की विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं। अग्नाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं का वर्णन करें। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्लूकेगॉन के बारे में विस्तृत चर्चा करें। तो इससे पहले भी ग्लूकेगॉन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ग्लूकेगॉन हार्मोन भी हमारे जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, वहीं से ही उत्पादित होता है, और इंसुलिन के विरोध में कार्य करता है। अगर इंसुलिन आवश्यकता से अधिक मात्रा के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, जो कि अतिरिक्त मात्रा में होता है, लीवर में इकट्ठा हो जाता है, तो वहीं ग्लूकेगॉन क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। दूसरा, जैसे हमने बताया था ना कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करेगा कि जो प्रोटीन है और जो वसा है, उससे भी ग्लूकोज के उत्पादन की क्रिया को ये उत्तेजित करता है। अब उसका दुष्परिणाम क्या है, उससे जो हमारे शरीर में कीटोन्स बॉडीज जो होती हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है, अग्नाशय किस प्रकार से अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो भाई अग्नाशय को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अंतःस्रावी के तौर पे जब ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का स्रवण करके उसको रक्त में डालता है। बाह्यस्रावी के तौर पे जब ये अग्नाशय रस का स्रवण करके उसको ड्यूडेनम में डालता है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसे कहते हैं, विस्तार से समझाएं। तो भाई जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, ये हमारे अग्नाशय में पाई जाती हैं, और ये छोटे छोटे समूह के रूप में, ग्रुप्स के रूप में ये अवस्थित होती हैं, और वही इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो अल्फा कोशिकाएं हैं, इनसे ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है, और जो हमारी बीटा कोशिकाएं हैं, इनसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, तथा जो तीसरे प्रकार के वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन उनसे स्रावित होता है। अब जो वही कि जो इंसुलिन है, वो हमारे शरीर में
ज़्यादा उत्तरदायी है हमारे ग्लूकोज को लेके, और इसकी जब कमी हो जाती है, या तो कोई अग्नाशय में विकार आ जाए, या फिर इसका जो इंसुलिन का उत्पादन है वो कम होने लग जाता है किसी भी परिस्थिति के द्वारा, कोई भी कारण हो सकता है इंसुलिन की कमी की वजह से, जैसे तनाव भी कहते हैं, या कई बार बोलते हैं कि जब जो लोग ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो जब इंसुलिन भी, वही बात है, इसका कार्य है ग्लूकोज को परावर्तित करना, अतिरिक्त जब ग्लूकोज की मात्रा आपके रक्त के अंदर हो जाएगी, आप खूब मीठा खाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी जो क्षमता है वो भी चूक जाती है, और फिर इसका जो कार्य है, प्रणाली है, वो प्रभावित होती है। तो इसका या उत्पादन कम हो जाता है, या ये ठीक प्रकार से क्रिया नहीं कर पाता। तो ऐसे में जो मधुमेह की बीमारी है वो हो जाती है। तो लैंगर-हैंस की दीपिकाओं से संबंधित आप ये हार्मोन्स की जानकारी दे सकते हैं। तो ये हमारे इंसुलिन से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन थे, और आशा है कि आप हमारे इस विषय से लाभान्वित हुए होंगे। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो आपका स्वागत है, और इसी के साथ हम अपना ये वक्तव्य समाप्त करते हैं। धन्यवाद।